Hear me. I have started the recording and कैरव का क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट एक्सेल फाइल टू पीडीएफ. तो कैरव, आई हैव डन दिस. So Kairav, I have recorded this in video. Yes, Kairav, you can speak now. I have allowed you to unmute yourself. सर एक बार लाइव बता दोगे? अरे लाइव ही बताया था, दूसरी बार बताता हूँ. देखो ये एक्सेल फाइल है. ओके. नाउ फर्स्ट यस ऑफ सर। ऑल, फॉर एग्जांपल लेट से मैंने ये डिजाइन सेलेक्ट कर ली. अच्छा, एक कल जो मैंने शायद बताया नहीं था, तो ये डिजाइन में जब मैंने क्लिक किया, ओके, तो यहाँ पर इंफोग्राफिक्स के रिलेटेड एक टैब ओपन होगा फॉर्मेटिंग के लिए. जस्ट ए मिनट. हाँ. इंसर्ट. इंसर्ट में आपको स्मार्ट आर्ट में जाना है एंड यू कैन सिलेक्ट एनी डिजाइन विच यू लाइक. देर आर वेरियस ऑप्शंस. ओके. सो एज यू कैन सी, यहाँ पर देखिए डिजाइन में टैब, डिजाइन टैब में देर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल. एंड in each and every option also you can have option to change the colors. देखो ये colors भी आप थोड़े वैरायटी में चेंज कर सकते हो. ओके. नाउ अगर और ज्यादा टाइम है तो यू कैन गो टू दिस प्रॉपर्टी एंड कुछ पैटर्न्स भी बदल सकते हो. देखो यहाँ पर भी कुछ पैटर्न्स है. आर यू एबल टू सी? थोड़ा चेंज हो रहा है. सो there are various ways by which this information can be presented, and in each and every design there is something which can be changed. So I feel you are able to get this point कि so many varieties are possible. इसलिए आप ये मत सोचना सर 48 बच्चे हैं तो कोई दो का तो सेम होगा. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. लुक हियर, same information has so many patterns are possible. There are different patterns which are there. Colors भी change कर सकते हो. So looks very interesting, and this will also help you in your future because this information can be applied at many places. Look here, यहाँ पे भी very many varieties are possible. So are you clear? नाउ अबाउट हाउ टू सेल. देखो इसमें भी यानी वी हैव वेरियस ऑप्शंस, तो जो भी ऑप्शन पसंद हो वो रखिए. सिर्फ क्या करना है इनिशियली, जो मैंने कल सेशन में बता दिया था कि यू नीड टू हैव लिटिल इंफॉर्मेशन. ग्राफिक्स ज्यादा यूज करना है, इंफॉर्मेशन कम करनी है. सो फाइल में एक्सपोर्ट में जाना है एंड यहाँ पर क्रिएट पीडीएफ में क्लिक करना है. लेकिन बिफोर दैट पहले फाइल में जाकर प्रिंट में जाना है एंड हेयर यू विल बी एबल टू सी कि वो कैसा दिख रहा है. तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर स्पेस काफी खाली है. ओके. तो मुझे एकदम सेंटर में चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर एरो क्लिक करूंगा. आई विल गो बैकवर्ड एंड मुझे थोड़ा अलाइनमेंट चेंज करना है. मैं स्केल बढ़ा सकता हूं. तो इन पेज लेआउट आई कैन इंक्रीज द स्केल, क्योंकि मेरे पेज में थोड़ी जगह थी तो मैंने 110 किया. तो देखो यहाँ पर वो आ रहा है, एक डॉटेड लाइन है. इसका मतलब यहाँ तक ही वो प्रिंट ले पाएगा. मैंने एरिया सिलेक्ट ज्यादा किया है. अगेन मैं प्रिंट के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जितना आपको प्रिंट करना है उतना एरिया सिलेक्ट करना है. तो मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया कि मुझे
इतना एरिया ही प्रिंट करना है। सो आफ्टर सिलेक्टिंग मैं प्रिंट एरिया में जाऊंगा, लेआउट में प्रिंट एरिया में आई विल क्लिक दिस सेट प्रिंट एरिया। इसका मतलब प्रिंट एरिया सेट हो गया, इतना ही प्रिंट होगा। अब स्केल अगर मैं बढ़ाता हूं तो देखिए ये लाइन अंदर की तरफ आ रही है, यानी 120 के स्केल पे थोड़ा बड़ा अगर मैं करता हूं तो ये वाला पार्ट मेरा नहीं आएगा, इतने तक ही आएगा, ये डॉटेड लाइन है, तो मैं ये कम कर देता हूं। ओके, सो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये डॉटेड लाइन आपके सिलेक्टेड एरिया के अंदर नहीं आनी चाहिए, वरना थोड़ा सा पार्ट कट हो सकता है। दैट्स इट। सो मैं 115 के स्केल पर भी रख सकता हूं। तो अब ये सेट हो गया। नाउ आई विल गो टू फाइल एंड आई विल प्रेस प्रिंट। फाइल और प्रिंट में मैं देख सकता हूं कि अब ये बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। ओके, यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट में अलाइनमेंट प्रॉपर है। सो ये 3 अकाउंटिंग के कंसेप्ट जो कल हमने सीखे थे वो यहाँ पर बहुत अच्छे वे से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इट इज लुकिंग वेरी गुड। अब इसके बाद देर आर 2 ऑप्शंस। देखो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, देर आर वेरियस पीडीएफ प्रिंटर्स अवेलेबल। पीडीएफ प्रिंटर्स का मतलब ये है कि जो भी चीज आप प्रिंट कर सकते हो वो प्रिंटर घर पे ना हो तो भी उसकी जरूरत नहीं है। पीडीएफ प्रिंटर मीन्स यू कैन प्रिंट इनटू पीडीएफ, यानी आपकी पीडीएफ क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो प्रिंटर की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंट में जाके कोई भी पीडीएफ प्रिंटर आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ फ्री के भी अवेलेबल होते हैं, बट अब उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज इन न्यू MS Office you have the option of export. I will go to export, I will press this create PDF and now it will ask me कि कहां पर करना है। तो मैं डेस्कटॉप में इन्फोग्राफिक्स के नाम से पब्लिश कर देता हूं। अब ये फाइल क्रिएट हो गई, वो ओपन भी करके बताएगा कि ये कैसी दिख रही है। प्रिपेयरिंग पीडीएफ। सो लुक हियर, ये मेरी पीडीएफ क्रिएट हो गई। सो आर यू एबल टू सी दिस पीडीएफ? यस यस सर, और ये नो? समझ आ गया। और सर फिर हम इसको आपको शेयर कैसे करेंगे इस पीडीएफ को? शेयर करना तो बहुत इजी है। एक काम करेंगे, एक पैटर्न में बता देता हूँ। इन गूगल क्लासरूम एक असाइनमेंट में शेयर करूंगा, यानी वही जगह पर आपको ये फाइल अपलोड करनी होगी। ओके, तो वेट फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। गूगल क्लासरूम में आपको ये शेयर करनी होगी सो देट एक रिकॉर्ड प्रिपेयर हो जाएगा, और आपको कितने मार्क्स 10 में से मैं दूंगा वो भी आपको क्या है पता चल जाएगा फ्रॉम दैट। तो एक रिकॉर्ड भी प्रॉपर हो जाएगा। तो वी विल यूज गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा इन द नेम ऑफ आर्ट इंटीग्रेशन फॉर अकाउंटेंसी, एंड उसके अंदर आपको ये सबमिट करनी होगी। क्लियर है? हेलो? यस सर। Okay, now let us learn few new concepts of accountancy, and I will also write down those concepts so that you can reproduce in the form of infographics. So this was discussed yesterday. Now I also request you to open your textbook and open page number 3.5 और 3.4। सो ओपन पेज नंबर 3.4। मैं शॉर्ट में ये कंसेप्ट एक्सप्लेन भी करूंगा, एंड मैं इसमें लिखूंगा तो प्रॉब्लम होगी, मैं टाइप करता हूं। सो पेज नंबर 3.4
एंड वी हैव फ्यू कंसेप्ट्स, 3 तो हमने डिस्कस किए थे, एंड अब हम डिस्कस करेंगे अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो फंडामेंटल थे, ये अदर है, अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन से या फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हो, एंड ये अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन दिस, एंड देन हियर we have the concept of business entity. So मैं गूगल से ही बता देता हूं। Now business and businessmen are treated same or different? What do you feel? In accounting, what do we do? Different. They are different. So this is based on one concept, and that concept is business entity concept. So it is business entity concept, ओके, और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट थिंग। इसीलिए हम ड्राइंग्स के लिए जब बिजनेसमैन कुछ पैसे लेकर जाता है, ओके, तो वी डेबिट हिज कैपिटल अकाउंट। अगर वो पैसे लाता है तो वी क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वी हम, यानी इफ he is owner is withdrawing something, so we can also charge interest. So business can charge interest from businessmen, true or false? True. True. And business can also pay interest to the businessman, this is also true. So this is the basic meaning of business entity concept. सारे क्लियर? सो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एक काम करता हूं, ये नोट्स भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, व्हाट डज इट से? इट सेज दैट कि बिजनेस मस्ट बी सेपरेटली record, business and businessmen are different, or transactions of business needs to be separately recorded than those of businessmen. So this is the basic line. Are you clear? Transactions of business must be separately recorded from those of owners. तो बिजनेसमैन के ट्रांजेक्शन अलग रिकॉर्ड होते हैं और बिजनेस के ट्रांजेक्शन अलग रिकॉर्ड होते हैं। राइट नाउ 11th क्लास में जो आप सीख रहे हो वो किसकी रिकॉर्डिंग है, बिजनेसमैन के ट्रांजेक्शन की या बिजनेस की? Business. बिजनेस की। ओके, सो ये कंसेप्ट एकदम इजी है, देखो बहुत डिटेल में इन्होंने दिया है। इफ यू हैव टाइम यू कैन, बट इन्फोग्राफिक्स के लिए शॉर्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देन अनदर कंसेप्ट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। नाम से ही पता चलेगा कि क्या होगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या हो सकता है, व्हाट डू फील? मनी मेजरमेंट concept, do we record all the transactions or only the transactions which are expressed in money? Expressed in money. Yes, so we record only financial transactions. Okay, तो बस वही common sense है, business should record only the accounting transaction if it can be expressed in terms of money. जो चीज पैसे में आ नहीं सकती उसको हम record करेंगे नहीं. So this is very simple. Okay, so we record only when transaction can be expressed in money. If it cannot be expressed in money, we do not record. So I hope this concept is also clear. Okay, let's see which is the third concept. It is accounting period principle. Now, you have academic year. Why do we need the concept of academic year? मुझे बताओ, हर साल को एंड करना, एनुअल एग्जाम लेना क्यों जरूरी है?
पीरियोडिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर चीज को मेजर करने के लिए एक टाइम फ्रेम जरूरी है. ओके, सो इन केस ऑफ कंपनी पीरियड ऑफ 1 ईयर एक डिसाइड हुआ है कि फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. इन केस ऑफ स्कूल्स और एकेडमिक ऑल्सो वी हैव एकेडमिक ईयर. ओके, इनकम टैक्स में भी एक ईयर होता है एंड सिमिलरली कंपनी में भी एक पीरियड डिसाइड किया है जो है 1 ईयर का, अगेन अप्रैल टू मार्च. सो क्या होगा कि परफॉर्मेंस चेक करना इजी होता है. ओके, वी कैन कंपेयर 1 ईयर इज ए सफिशिएंट टाइम. जैसे एज ए स्टूडेंट ऑल्सो एवरी ईयर यू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर क्लास. So likewise in company also you need to divide the life of a company into smaller parts, and this part is called a year or a financial year. Okay, so that you can measure the performance. So this is mentioned in this concept, accounting period principle. इट मीन्स अकाउंटिंग को 1 ईयर के छोटे पीरियड में डिवाइड करना है और कंपनी की लाइफ को डिवाइड करना है सो दैट वी कैन डू रिपोर्टिंग. सो एनुअल रिपोर्टिंग इज पॉसिबल. ओके, तो इट्स अ कॉमन सेंस यूनिफॉर्मिटी के लिए, कंपैरिजन के लिए एंड एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के लिए वी नीड टू डिवाइड द लाइफ ऑफ ए कंपनी इनटू स्मॉलर पार्ट ऑफ ए ईयर. उसके लिए कुछ मुझे मटेरियल यहां से मिला है. यस, तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. सो ये कंसेप्ट काफी इजी है. थोड़ा सा क्या है, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो टाइम लग रहा होगा, बट आई होप यू आर एबल टू गेट दिस. ये सब कॉमन सेंस है एंड यू ऑलरेडी नो. अकाउंटिंग सीख ली है तो वो किसके ऊपर बेस्ड है वो आपके माइंड में ऑलरेडी है. सो क्या लिखा है दिस कंसेप्ट में कि लाइफ ऑफ द बिजनेस शुड बी सेग्रीगेटेड इनटू इक्वल पार्ट्स. जनरली उसको कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट. ओके, एंड दिस कंसेप्ट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. यानी पहले आपने 3 महीने की बैलेंस शीट बना दी, फिर 6 महीने की, फिर 1.5 साल की. ऐसा चलता है क्या? नो. ओके, देयर हैज टू बी यूनिफॉर्मिटी. तो इक्वल पार्ट्स में कंपनी की लाइफ को डिवाइड करना है. और विच इज थर्ड पार्ट? अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. ओके, तो ये फाइनेंशियल ईयर में इक्वली कंपनी की लाइफ को डिवाइड करना जरूरी है सो दैट हर एक कंपनी अगर सेम पीरियड फॉलो करेगी तो उससे बेनिफिट क्या होगा? कंपैरिजन. जिस हर स्कूल का ऑलमोस्ट क्या है, क्लोजिंग होता है इन द मंथ ऑफ मार्च. सोचो जरा कि अगर हर कोई डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल फॉलो करता तो देन इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कंपेयर. सो आई होप ये बहुत ही इजी कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर है. फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स. अच्छा, कोई मुझे नाम बताएगा फोर्थ पीरियड, फोर्थ कंसेप्ट क्या है, फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? ऑन पेज नंबर 3.6 इसका नाम है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्लोजर? What is the meaning of full disclosure? अरे सब सो गए क्या? थोड़े अलर्ट रहिए. सो नेक्स्ट कंसेप्ट. हाँ, यस. सो if company is a public company means those who have issued the shares and obtained money from public. जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है उनको कहते हैं पब्लिक कंपनीज. तो पब्लिक कंपनी को हर 3 महीने में क्वार्टरली, पूरे साल की तो बैलेंस शीट जाती है बट दे ऑल्सो नीड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब याद रख लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो, जो आपको नेक्स्ट ईयर सीखोगे. So full disclosure means that you need to provide all the relevant, कुछ छुपाना नहीं है. ओके, अकाउंटिंग सही होनी चाहिए. ऑल रेलिवेंट एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब
जरूरी जानकारी देनी चाहिए। ओके, सो बस ये कॉमन सेंस है एंड इसी को इन्होंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नाम दे दिया है। सो बहुत इजी है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल भी। ओके, नाउ वी हैव फिफ्थ वन, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। चलो, किसी को पता हो तो कोई बता सकता है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अच्छा, in life should we focus on all the part or we should focus only on the important ones? What do you feel? सब कुछ इम्पोर्टेंट है या कुछ ही चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन लाइफ? कुछ ही चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, यानी देखो यहाँ पर व्हाट इज मीन्स के देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं ना, इग्नोर करनी चाहिए। ओके, यू शुड फोकस ऑन इम्पोर्टेंट वंस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू हैव अ गुड रिलेशन विथ एनी फ्रेंड और एनी पर्सन, तो क्या एकदम छोटी बात होती है उसके ऊपर भी आप ध्यान अगर दोगे तो विल यू हैव अ गुड रिलेशन? नो। ओके, स्मॉल और irrelevant information should be avoided। हद से ज्यादा क्या है कि आप बहुत डिटेल में जाओगे देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। एक एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस की बैलेंस शीट में जो खर्चे होंगे वो लैक्स में होंगे या करोड़्स में होंगे? करोड्स में होंगे। यस। अब उसके लिए लेट्स से कि एकाध दो उसने अलग टाइप का खर्चा किया जो 6-7 हजार का है, तो ये 6-7 हजार को अलग अलग नाम से अगर खर्चे लिखने जाओगे तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि तो कितनी बड़ी लिस्ट बनेगी खर्चे की। तो ये छोटे मोटे सभी खर्चों को मिक्स करके एक ही जगह पे बता दो, मिसलिनियस एक्सपेंसेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि इतनी ज्यादा कोई शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। मटेरियलिटी का मतलब कोई बड़े बड़े खर्चे हैं ना वो अलग अलग हेड में बताओ, ऐसे छोटे छोटे खर्चों को मिक्स करके एक ही हेड में लिख दो। सो ये क्या कहना चाहते हैं? फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, मटेरियल पार्ट। मटेरियल मीन्स इंपोर्टेंट, मटेरियलिटी का मतलब है इंपोर्टेंस। So materiality, it says that कि accountants are generally required to accept the accounting practices। accounting जरूरी है वो करो, except where it makes no difference। ओके, रूल तो ये कहता है कि अलग अलग टाइप के खर्चे को अलग अलग बताना चाहिए, लेकिन अगर बैलेंस शीट आपकी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2-3 पेज का बनेगा तो छोटे छोटे खर्चों को मर्ज करने में भी कोई बुराई नहीं है। ओके, अगर फर्क नहीं पड़ता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू, तो इफ इवन इफ रूल्स आर इग्नोर्ड तो भी चलेगा, क्योंकि इट्स नॉट सो important। so if something is not important, then you can avoid it or you can modify it। आप समझ रहे हो? ओके, एक एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल के जैसे देर इज अ मैरिज फंक्शन, यू हैव वेंट टू अ मैरिज सेरेमनी, कोई रिलेटिव्स है उसकी मैरिज सेरेमनी में आप गए हो, एंड लेट्स से के your dress code is very simple, but there are few persons those who are wearing a very sophisticated clothes। okay, आपके कोई फ्रेंड्स वहां पर मिले हैं तो बहुत ही अच्छे क्लोथ्स में है, एंड लेट्स से कि फ्रेंड्स के फ्रेंड्स है वो भी बहुत ही अच्छे से ड्रेस्ड अप है। तो नाउ यहाँ पर you will not look into this part के whether you are able to maintain their standard or not। what is more important? if you want to maintain the friendship, then what is more important apart from show off? what is more important? Connection is more important। materiality says that कि even if you violate few things, it's okay। वायोलेशन का मतलब है कोई बड़ा वायोलेशन नहीं है, छोटे छोटे एक्सपेंस को क्लब करके एक ही में डाल दिया तो भी चलेगा।
सो यहाँ पर इस लाइन का मीनिंग समझना है कि एक्सेप्ट वेर इट मेक्स नो डिफरेंस इफ द रूल्स आर इग्नोर्ड। कभी कभी रूल्स हम सब ने तोड़े हैं, स्कूल में भी आपने काफी रूल्स तोड़े होंगे। कोई मुझे एग्जांपल बताएगा कौन सा रूल आपने स्कूल का तोड़ा था? मोबाइल फोन सा नॉट अलाउड। कभी कभी आपने मोबाइल फोन लाया होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी और कभी यूज भी किया होगा, यस और नो? अच्छा, घर पे भी काफी रूल्स तोड़ते हो, ओके। सो यहाँ पर कभी कभी रूल्स तोड़ना अच्छा भी होता है। सो यहाँ पर यही चीज है, मटेरियलिटी सेज दैट कि इफ इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इवन इफ यू इग्नोर द रूल देन इग्नोर द रूल। भगवत गीता में एक लाइन है, इफ द एंड इज अचीव्ड मीन्स आर जस्टिफाइड। इट मीन्स आखिरी लक्ष्य अगर हासिल होता है तो छोटे छोटे एक्सक्यूजेस अलाउड है। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट, ओके। और कोई एग्जांपल आपको देना है? अच्छा, हाउ मेनी मैथ स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? कितने मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं? हेलो? 9-10 होंगे। अच्छा, ओके। 11 टोटल। 11 है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक से मैं आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, ओके। एंड नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। अब आप में से कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म? मैं हमेशा कहता था ना अकाउंटेंट्स आर कंजर्वेटिव, तो कोई एग्जांपल? डोंट प्रोवाइड फॉर डैश बट प्रोवाइड फॉर डैश। कैन यू? प्रॉफिट नहीं बताना चाहिए, लॉस बता सकते yes हैं। yes, so don't provide for income but provide for losses, okay। don't record expected income but record expenses if they are expected। so profit हो सकता है तो मत बताओ, लेकिन लॉस हो सकता है तो बता दो। तो ये तो मैथमेटिकली करेक्ट बात नहीं है। सो अकाउंटिंग में ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं? किसका फायदा होगा ये कंसेप्ट फॉलो करेंगे तो? सो यहाँ पर लिखा है कि एक्चुअली दिस विल हेल्प द शेयर होल्डर्स, ओके। शेयर के प्राइस में फ्लक्चुएशन ना हो। और एग्जाम में भी व्हेन वी एक्सपेक्ट द मार्क्स, ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट करने चाहिए या कम एक्सपेक्ट करने चाहिए? कम एक्सपेक्ट करने कम। चाहिए, हाँ, यस। और अगर किसी के साथ रिलेशंस में आते हो तो उससे ज्यादा उम्मीदें लगानी चाहिए या कम उम्मीदें लगानी चाहिए? कम। कम लगानी चाहिए, ओके। अगर आप ज्यादा उम्मीद लगा कर क्या है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए और अगर उतनी रिलेशन स्ट्रांग नहीं होगी या फिर उतने एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होंगे तो क्या स्टार्ट होगा? क्लैश, ओके। तो कंजर्वेटिज्म सेज दैट कि व्हेन यू रिकॉग्नाइज एक्सपेंस और द लायबिलिटी, खर्चा या लायबिलिटी जब आप रिकॉर्ड करते हो तो इवन इफ अनसर्टेनिटी है, चांसेस है कि हो सकता है, तो भी रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर कोई एसेट या इनकम रिकॉग्नाइज करनी है तो जब तक श्योर नहीं हो जाते तब तक रिकॉर्ड मत करो। सो दिस इज समथिंग विच इज which we have already learned. This is something which you already know. So conservatism concept is very important and we apply it in our daily life also. So though these are accounting principles, but few concepts we already apply in our life. Then we have historical cost concept. नाम से ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। एक जमीन 5 लाख में ली थी, आज उसकी कीमत 50 लाख है, तो कितने प्राइस में रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में कौन सा भाव बताएंगे? 5 लाख या कम 50 वाला। लाख? 5 लाख। यस, 5 लाख।
ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन ये बात सही है कि उसकी कीमत जो है वो 5 लाख ही बताएंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल हिस्ट्री में पास्ट में एक्चुअली में ओरिजिनली कितना खर्चा किया था, 5 लाख। तो जमीन का भाव बढ़ भी जाता है ना, तो भी बैलेंस शीट में पुराना ही भाव चलता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जर्नल एंट्री वो भाव पे हुई थी। तो ऐसे शेयर मार्केट में आपको अजीब लगेगा कि कुछ ऐसी कंपनीज है कि जिसका प्रॉफिट उतना नहीं है लेकिन शेयर का भाव बहुत है। क्यों ऐसा है? बिकॉज ये कंपनी का भले प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ये कंपनी ने काफी जमीनें या अपनी एसेट्स क्रिएट की थी। बैलेंस शीट में जो भाव बता रहे हैं ना, वो तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन स्मार्ट पर्सन देखेगा कि भाई इसकी मार्केट प्राइस तो इतनी सारी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी कंपनी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो हिस्टोरिकल, लेकिन बैलेंस शीट बनती है पुराने भाव पे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ये होता है कि वैल्यू ऑफ द एसेट इन द बैलेंस शीट। ओके, एंड वो होना चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट व्हेन एक्वायर्ड बाय द कंपनी। जब आपने उस चीज को खरीदा था, तब जो प्राइस पे किया था, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट, वो आपको बताना चाहिए। सो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर है। चलो अब कुछ मिनट्स बाकी है। कैन यू प्लीज टेल विच इज द नेक्स्ट कंसेप्ट? टेक्स्ट बुक होगी आपके पास? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट, ओके। नाउ किसको किसके साथ मैच करना होता है? अकाउंट्स में हम क्या मैच करते हैं? पीएनएल अकाउंट में दो साइड आमने सामने कौन सी होती थी जो आपने सीखा? पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड क्या होता है पीएनएल का? रेवेन्यू। और डेबिट साइड क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ कि ये प्रीपेड एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस है, मैंने प्रीपे कर दिया है। ओके, मैंने 6 महीने का इंश्योरेंस ज्यादा पे कर दिया है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम ऐड करते थे या लेस करते थे खर्चे में से? लेस। लेस करते थे। अगर आउटस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल 2 महीने की सैलरी बाकी है, तो वो सैलरी को मैं लेस करता था या ऐड करता था? ऐड करते थे। ओके, तो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि 12 महीने का, यानी जो पीरियड है 12 महीने का, उसी का खर्चा रिकॉर्ड करना है। प्रीपेड मींस नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, तो अभी के खर्चे से निकाल दो। आउटस्टैंडिंग मींस खर्चा तो इसी साल का है, लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर लो। यानी खर्चा पूरे 12 महीने का बताना है और इनकम भी पूरे 12 महीने की बतानी है। तो 12 महीने की इनकम को मैच करेंगे 12 महीने के खर्चे के साथ, तब जाके क्या निकलेगा? प्रॉफिट। तब जाके सही प्रॉफिट पता चलेगा। ओके, तो मैचिंग कंसेप्ट से सेट के पर्टिकुलर पीरियड की रेवेन्यू को मैच करना है एक्सपेंसेस के साथ। ओके, देखो यहां पर लिखा है कि फर्म्स रिकॉग्नाइज रेवेन्यूज एंड द रिलेटेड एक्सपेंस। जो कमाई है वो कमाई के लिए, ये सेल्स, रेवेन्यू मीन सेल्स, सेल्स के लिए जो आपने रिलेटेड खर्चे किए हैं उसी पीरियड के, वो आपको रिकॉर्ड करने हैं, वो आपको मैच करने हैं। सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। यानी ये मैचिंग कंसेप्ट थोड़ा सा मैच करेगा अक्रूअल कंसेप्ट के साथ। Accrual means mercantile system of accounting. So matching concept just says that कि you need to match the revenues with related expenses. एक और अच्छा अगर मुझे लाइन्स मिलता है, यस, यहाँ पर मिल गया है। मैचिंग प्रिंसिपल सेज दैट कि एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रिलेटेड रेवेन्यूज। ओके, तो ये इसका मीनिंग हो गया। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और कोई बाकी है अक्षत? 2 बाकी है सर। कौन से हैं? डुअल एस्पेक्ट और रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कंसेप्ट, और एक और है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। 3। ओके,
व्हाट्स द टाइम? टाइम हो गया है आज। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट है, नेक्स्ट सेशन में हम कवर कर लेंगे, बट यू कैन स्टार्ट मेकिंग इफ यू विश। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मैं अभी बता देता हूँ शॉर्ट में। ओके, 10th 11th ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इन अकाउंटिंग, इन जर्नल एंट्री वी हैव 2 aspects. Which are these 2 aspects? Debit and credit, yes or no? And each and every journal entry, debit and credit are equal? Yes. So dual aspect, it is due to duality और dual aspect, and हम जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, it is double entry system of accounting, double entry system of bookkeeping. So double entry, dual means what? 2 or 3? 2. 2. So duality or double entry system says that every transaction has 2 aspects, which is debit and other is credit. And in each and every principle, debit and credit has to be equal. तो ये जर्नल एंट्री में आपने सीखा था कि नहीं? यस। ओके, सो ये लिखा है ड्यूअल एस्पेक्ट में। सो ऑलरेडी इन द टेक्स्ट बुक स्टार्टिंग की 2-3 लाइंस आप लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो आई एम रीडिंग दोस लाइंस के ड्यूअल एस्पेक्ट एवरी ट्रांजैक्शन entered into by enterprise has 2 aspect, one is debit, other is credit of the equal amount. Simply for every debit there is equal amount of credit and vice versa. So ये भी explain हो गया है। Are you clear? So 9 accounting principles